नमस्कार। मैं हूँ वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छात्राओं, हम पढ़ रहे थे बी पार्ट सेकेंड ईयर से संबंधित। बी पार्ट सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में 10 एकांकी जिसके संपादक हैं डॉक्टर हेतु भारद्वाज, उसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं उनकी एकांकी, जो कि उपेंद्रनाथ आस्क द्वारा रचित है। एकांकी का नाम है साहब को जुखाम है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपेंद्रनाथ आस्क के बारे में। तो चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्रनाथ आस्क ने अपनी साहित्यिक यात्रा उर्दू लेखन से प्रारंभ की थी। प्रथम बार सन 1935 में इनका हिंदी लेखन प्रकाश में आया। इनके अनुभव और साहित्य लेखन की परिधि अत्यधिक व्यापक है। आस्क जी के कई एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें चरवाही, देवताओं की छाया में, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके एकांकियों पर पाश्चात्य शिल्प विधि का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। स्थानीयता के प्रति आग्रह, अनुभूति की वास्तविकता एवं वातावरण की यथार्थ सृष्टि तथा सांकेतिक प्रतीकों की भरमार इस प्रभाव के स्पष्ट परिणाम हैं। इनके एकांकियों की विषय वस्तु भी सामाजिक एवं पारिवारिक हैं। जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, आडंबर प्रियता व जड़ता पर निर्मम प्रहार, मानसिक भावों का सूक्ष्म विश्लेषण एवं अंतर्द्वंद का चित्रण इनके एकांकियों को अविस्मरणीय बना देता है। शैली का व्यंग्यात्मक पुट भी संप्रेषण को और अधिक तीव्रता प्रदान करता है। एकांकी लेखन में आस्क की दृष्टि रंगमंची रही है और स्टेज तथा रेडियो पर इनकी एकांकियों का प्रभावी मंचन हुआ है। शिल्प का परिमार्जित रूप भी देखते बनता है। व्यंग्य और हास्य के सफल प्रयोग ने यथार्थवाद को जीवंत बना दिया है। आपका चरवाही संग्रह हिंदी की एकांकी विद्या में नवीन प्रयोग है। इसका शीर्षक सांकेतिक है और सूक्ष्म की अभिव्यक्ति में सफल रहा है। देवताओं की छाया में संकलित एकांकी जीवन के संघर्षों एवं द्वंद्वों को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। साथ ही शोषित वर्ग की वेदनाओं, कलुषित वर्ग भेद, घुटन और वर्ग वैषम्य की पीड़ा को भी प्रभावी अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आस्क के एकांकी सभी दृष्टियों से परिपक्व और अभिनय कला के गुणों से परिपूर्ण है। अब हम साहब को जुकाम है एकांकी का सार देखते हैं। साहब को जुकाम है आस्क के उन एकांकियों में से है जिनमें उन्होंने नाटक और रंगकर्म को ही विषय बनाकर नाटक करने वाली शौकिया मंडलियों की समस्याओं को चित्रित किया है। आस्क जी की अन्य बहुत से एकांकियों की तरह साहब को जुकाम है में भी मध्यवर्गीय मानसिकता, उनके छल छदम, उनके लोभ लालच, महत्वाकांक्षी और शूद्रता के पहलू समाहित हैं। नाटक में इस बात की पूरी गुंजाइश है कि वह किसी भी शहर में खेला जा सकता है। नाटक की कथा वस्तु बहुत सीधी सादी है। नगर की एक नाट्य संस्था आर्ट सर्कल ने एक नाटक शहजादा सलीम खेला है। मंच पर नाटक को प्रस्तुत करने के बाद आर्ट सर्कल के एक प्रमुख सदस्य धीरेन्द्र दत्त ने, जो एक धनी व्यवसायी है, अपने घर पर एक चाय पार्टी दी है, जिसमें नगर के कुछ अन्य रंगकर्मियों को भी आमंत्रित किया गया है। लेकिन जब आमंत्रित लोग दत्त साहब के बंगले पर पहुंचते हैं तो वहाँ न दत्त साहब हैं, न उनका सेक्रेटरी, न उनका चपरासी, और तो और आर्ट सर्कल का कोई दूसरा सदस्य भी वहाँ मेहमानों की अवभगत के लिए मौजूद नहीं है। दत्त साहब की अनुपस्थिति ही में चाय पार्टी शुरू हो जाती है। दत्त साहब से मिलने के लिए इस पार्टी में मोहन गुप्त नाम का एक लेखक भी आया है और उनके बरामदे में बैठा उनका इंतजार कर रहा है। इस बीच आमंत्रित रंगकर्मियों में अनेक लोग बारी बारी से आते हैं और दत्त साहब अथवा आर्ट सर्कल के अन्य अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के बारे में पूछताछ करते हैं।
उनकी बातचीत से पता चलता है कि आर्ट सर्कल में शहजादा सलीम के एक प्रमुख अभिनेता नारायण को लेकर फूट पड़ गई है। 3 महिला सदस्यों के कारण ही जो सबकी सब नारायण के प्रति आकर्षित हैं। इस बातचीत के दौरान शहजादा सलीम के मंचीकरण से लेकर आर्ट सर्कल के अंदरूनी विवादों तक इस प्रसंग के विभिन्न पहलू सामने आते हैं। यह भी पता चलता है कि शहजादा सलीम में विभिन्न भूमिकाओं के लिए क्या क्या तिकड़में की गई थी। इसके साथ नगर की अन्य शौकिया रंगमंडलियों, नाटककारों और नाट्य निर्देशकों की भी पोल खुलती है। इसी दौरान पहले दत्त साहब की चपरासी के माध्यम से और फिर उनके सेक्रेटरी के माध्यम से पता चलता है कि दत्त साहब को जुकाम हो गया है। आमंत्रित अतिथि अंततः विदा हो जाते हैं। केवल मोहन गुप्त को दत्त साहब का सेक्रेटरी रोक लेता है। दत्त साहब प्रवेश करते हैं और पता चलता है कि जुकाम तो केवल बहाना था। असली बात यह थी कि आर्ट सर्कल अपने सदस्यों की आपसी खींचतानी के कारण टूट गया है और दत्त साहब ने शहजादा सलीम की प्रमुख अभिनेत्री के साथ मिलकर एक नई संस्था रंगध्वनि स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें वे मोहन गुप्त का नाटक खेलेंगे। साहब को जुकाम है का शिल्प अत्यंत घटा हुआ है। सारा कार्य व्यापार धीरेन्द्र दत्त के बरामदे में घटित होता है, जहां एक फोन भी रखा है। पात्रों के संवादों के अलावा फोन की युक्ति का प्रयोग करके भी अनेक सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाई जाती हैं। नाटक के शिल्प की एक विशेषता यह भी है कि कुछ प्रमुख पात्र मंच पर आते ही नहीं, या फिर आते भी हैं तो अल्प समय के लिए, लेकिन वे अन्य पात्रों के वार्तालाप के माध्यम से लगातार उपस्थित रहते हैं। साहब को जुकाम है की विशेषता उसकी नाटकीय कथा वस्तु, घटा हुआ शिल्प, क्षिप्र प्रगति और चुटीले संवाद हैं, जो किसी भी एकांकी नाटक की सफलता के लिए अनिवार्य होते हैं। अब हम देखते हैं साहब को जुकाम है एकांकी के बारे में, जिसके लेखक उपेंद्रनाथ अश्क हैं, जो हमने अभी अभी पढ़ा है। पहले हम पात्र परिचय देखते हैं। मोहन है इसमें, ब्रजबिहारी, शीतल, कुमार, मेहरोत्रा, रंजन नाम के पात्र हैं, विश्वनाथ हैं, कौशल, सेक्रेटरी और श्रीदत्त। इस प्रकार से इसमें पात्र हैं। तो चलिए देखते हैं साहब को जुकाम है एकांकी। पर्दा उठने पर सामने जो आयताकार सा कमरा दिखाई देता है, वह वास्तव में नगर के रईस व्यापारी श्री धीरेन्द्र दत्त के बंगले का पूर्वी बरामदा है। सामने उनका दफ्तर है और बाहर उनके सेक्रेटरी तथा औपचारिक रूप से मिलने वालों के बैठने की व्यवस्था है। दाईं ओर दीवार में एक दरवाज़ा है जो बंगले के भीतर खुलता है। सामने दफ्तर के दरवाजे पर चिक पड़ी है और किंचित दाईं ओर की दीवार में श्रीदत्त के नाम की सुंदर तख्ती लगी है। उसके नीचे एक खाली स्टूल पड़ा है जिस पर कदाचित चपरासी बैठता है। बाईं ओर दीवार नहीं है और पर मोटे सरकंडों की चिकें छत से लटकी हुई है। इन चिकों पर गहरे नीले रंग का कपड़ा लगा है। चिकें खुली हो तो यह बरामदा कमरे का आभास दे सकता है। पर्दा उठते समय दर्शकों की तरफ चिक खुलती है और दीवार की तरफ गोल करके छत से टंगी है, जिससे बाहर जाने का मार्ग बन गया है। बरामदे के बीचों बीच दर्शकों की तरफ बेंत की का कीमती सोफा सेट है और बेंत की ही छोटी सी गोल मेज सजी है। मेज पर बड़ा सुंदर कढ़ा हुआ मेजपोश बिछा है, जिस पर एक एस्ट्रे रखी हुई है। खोली चिक के पास दत्त साहब के सेक्रेटरी की मेज कुर्सी लगी है। कागज पत्रों के अतिरिक्त इसी पर टेलीफोन भी पड़ा है। कुर्सी की पीठ चिक की तरफ है। मेज की आगे भी 2 कुर्सियां पड़ी हैं। सांझ के 5 साढ़े 5 का समय है। पर्दा उठने पर हम मोहन गुप्त को बगल के फाइल दबाए दाएं से बाएं घूमते हुए देखते हैं। क्षण भर को वह चिक के नीचे जा खड़ा होता है और ढूंढती सी निगाहें बाहर डालता है, जहां लॉन में चाय पार्टी चल रही है और हल्का सा शोर बरामदे में आ रहा है। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। मोहन चोंगा नहीं उठाता, पर जब घंटी बजती ही जाती है तो वह बड़ी अन्य मनस्ता से चोंगा उठाता है। मोहन, जी 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 नहीं जी, पार्टी तो चल रही है जी, यहाँ कोई नहीं। पिछले आध घंटे से 10 टेलीफोन आ चुके हैं। न दत्त साहब यहाँ हैं, न उनके सेक्रेटरी, न चपरासी। जी फरमाइए, मेरे जाने से पहले आ गए तो ज़रूर दे दूँगा। अरे आप हैं,
कपूर साहब देखिए, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। आप दत्त साहब से कहिएगा कि मैं पार्टी में आया था, पर आप लोगों में से कोई था नहीं, इसलिए मैं जल्दी चला गया। उल्टा वह आपसे माफ़ियों मांगेंगे। जी नहीं, उनमें से तो कोई यहाँ दिखाई नहीं देता। दत्त साहब के सेक्रेटरी आए तो मैं कह दूंगा कि कपूर साहब आए थे, पर यहाँ कोई नहीं दिखाई देता। आए तो मैं उनसे कह दूंगा कि कपूर साहब आए थे, पर यहाँ कोई था नहीं, इसलिए चली गई। हंसता है। आप नहीं चाहते कि मैं ऐसा कहूँ? ठीक है, तो मैं आपका संदेश दे दूंगा। अजीम, मैं भी निमंत्रितों में से एक हूँ। मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते। नमस्कार। ब्रजबिहारी नंबर घुमाकर कुछ क्षण के बाद 4343। अरे भाई, क्या यह पांडे साहब का बंगला है? मैम साहब, जाओ देख कर बताओ। हाँ तो कहना ब्रजबिहारी साहब ने फ़ोन किया है। यहाँ चाय पर सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अरे कहो कि बिहारी दत्त साहब के बंगले से बोल रहे हैं। लोग बाग चाय पर आ गए हैं। वह कब आएंगे? हाँ हाँ, जाओ पता करो। सोफे पर बैठते हुए, उनके दुश्मनों को जुकाम हो गया है। ब्रजबिहारी उधर ध्यान नहीं देता, चोंगे में सुनते हुए, वे बीमार हैं। तत सारा का सारा आर्ट सर्कल ही बीमार हो गया। अरे तुमसे कुछ नहीं, नारायण बाबू कहाँ हैं? हाँ हाँ देखो। वे दवा लेने गए होंगे। ब्रजबिहारी उधर ध्यान नहीं देता, चोंगा कान से लगाए रखता है। क्या दवा लेने गए हैं? चोंगा खट से रख देता है। शीतल साहब आता है। शीतल, क्यों साहब, मैं ज़रा फ़ोन कर सकता हूँ? ब्रजबिहारी शौक से कीजिए। शीतल, डायरेक्टरी कहाँ है? ब्रजबिहारी यहीं कहीं होगी। किसे फ़ोन करना है? शीतल, मिसेस पांडे को। ब्रजबिहारी कहता है उनके दुश्मनों को जुकाम हो गया है और नारायण साहब दवा लेने गए हैं। शीतल, मुझे उनसे खास तौर से चाय पर बुलाया था उन्होंने। ब्रजबिहारी, यहाँ जितने आए हैं सभी खास तौर पर बुलाए गए हैं। शीतल, क्या दत्त साहब भी नहीं है? ब्रजबिहारी, अभी तक तो नहीं है, आ जाए तो दूसरी बात है। शीतल, बंगले के अंदर पूछवाया? कई बार वे अंदर होते हैं, लेकिन ब्रजबिहारी, न यहाँ उनका सेक्रेटरी है न चपरासी है। लगता तो नहीं कि यहाँ है। उनकी प्रतीक्षा से थककर लोग तो चाय पर पिल पड़े हैं। आपने चाय पी? शीतल कहती है, मैं मिसेस पांडे की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने कहा था कि शहजादे सलीम के बाद हम अपने मित्रों और सहयोगी संस्थाओं को एक शानदार पार्टी देंगे। आप उनमें जरूर आइएगा। आपकी योजना बड़ी अच्छी है, वहीं सबसे बातचीत करेंगे। ब्रजबिहारी, योजना? शीतल, शहर में रंगमंच के उत्थान के बारे में मेरे अपने विचार हैं और मैंने एक योजना बनाई है। मैं इंतज़ार कर रहा था कि वे आ जाएं तो उनसे बातें हों, लेकिन यहाँ कोई उनके बारे में कुछ बताता ही नहीं। ब्रजबिहारी, कौन बताए? सभी दूसरी संस्थाओं के आदमी हैं, आर्ट सर्कल का तो कोई आदमी दिखाई ही नहीं देता। मिसेस पांडे, विपुला जी या दत्त साहब तो दूर रहे, वह मिसेस सचदेवा तक नहीं आई। काम लेने के लिए कारें ले लेकर पहुंच गई और चाय ऐसी दी है जिसे नेगियों का नेगा चुकाया जाता है। आप क्या रंगशाला से संबंधित हैं? शीतल, रंगशाला के पास कोई प्रोग्राम नहीं। विद्रुप सिंह हंसी हंसकर, एक नाटककार को अपना नया नाटक खेलना था। एक अभिनेता उस नाटक में नायक बनने का शौकीन था। एक देवी नायिका के रूप में उतरना चाहती थी। 2-4 लोग उन देवी जी की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते थे, सो उन सब ने मिलकर रंगशाला की स्थापना कर दी। नाटक होने पर सबका मन चीता हो गया और संस्था फटे बुलबुले सी बैठ गई। वलियों के से अंदाज में, मैं ये सब पहले ही जानता था। मेरे पास भी उन देवी जी के प्रशंसक आए थे, पर मैं अलग ही रहा। ब्रजबिहारी, तो क्या रंगशाला में आप? शीतल, वह संस्था सरकार से कुछ अनुदान प्राप्त करने को स्थापित की गई थी। बड़े धूम धड़ाके से तुलसीदास जी के जीवन पर एक रेडियो नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करके उन्होंने दर्शकों को बोर किया। लेकिन इसी बीच में संस्थापकों में झगड़ा हो गया और रंगशाला ऐसी नींद सोई कि उसकी जागने की जरा भी आशंका नहीं। आत्मसंतोष से शीतल साहब स्वयं हंसते हैं। कुमार आता है।
कुमार, क्यों शीतल जी, पता चला मिसेस पांडे का? शीतल, नहीं भाई। कुमार, तो आइए चाय पिएं और चले। शीतल, हम क्या नाई धोबी हैं या हमने कभी चाय नहीं पी कि बिना मेज़बान के आए चाय पीकर चले जाएंगे? मिसेस पांडे ना आ सकती थी तो नारायण, मिसेस सचदेवा, दत्त साहब या उनका सेक्रेटरी ही यहाँ होता। कुमार, सेक्रेटरी शायद उन्हीं के फिराक में गया है। शीतल, बैठो यहाँ, थोड़ी देर रुकते हैं, कोई आ गया तो चाय पियेंगे। नहीं। कुमार, लेकिन लोग तो पीने लगे हैं। शीतल, मर भुके हैं साले, तुम बैठो, तुम्हें लकी में चाय पिलाएंगे। कुमार बैठता है, मोहन पूर्ववत घूमने लगता है। ब्रजबिहारी, आप तो शायद कभी इप्टा में थे न? शीतल, मैं नोटा और इप्टा दोनों में था, पर अब मैंने स्वयं अपनी एक संस्था स्थापित की है। ब्रजबिहारी, किस नाम से? शीतल, आटा। ब्रजबिहारी, आटा? मोहन कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। ब्रजबिहारी और शीतल बातों के प्रवाह में बहते घूमने लगते हैं। शीतल, आपने आटा का नाम नहीं सुना? इलाहाबाद एमेचर थिएट्रिकल एसोसिएशन, यह आर्ट सर्कल का नाटक शहजादा सलीम तो सफल ही हमारे कलाकारों के सहयोग से हुआ। बख्तियार, दारोगा, जाफरान और सितारा के पार्ट तो हमारे ही कलाकारों ने अदा किए। गौरवस्मित स्वर में आटा हमारे शहर की सबसे पहली संस्था है जिसने हिंदी का मौलिक नाटक खेला है। आज तक हमारे यहाँ बंगाली नाटकों के हिंदी अनुवाद होते रहे हैं या बंगाली उपन्यासों के रंगमंची रूपांतर, लेकिन आटा ने इस दुष्चक्र को तोड़ दिया है। ब्रजबिहारी, अपनी जगह बैठे बैठे, यहाँ की बात मैं नहीं जानता, मुझे यहाँ आए बहुत दिन नहीं हुए, पर इप्टा ने तो कई बार मौलिक नाटक खेले हैं। शीतल, उसके निकट रुककर, आप इप्टा के मेंबर हैं? मोहन, मैं इप्टा का मेंबर नहीं, पर मैंने कुछ वर्ष पहले इप्टा का एकांकी जादू की कुर्सी देखा था। एक तो मौलिक था और मज़ा यह है कि जिन पर फब्तियाँ कसी गई थी वे भी कुर्सियों पर उछल उछल पड़ते थे। ब्रजबिहारी, जादू की कुर्सी तो यहाँ भी हुआ था। शीतल, मैं उन दिनों इप्टा में था। उसे आप नाटक कहते हैं? जोर से हंसता है। नकल का सुधरा रूप, न कहीं छपा था न उसकी कोई पांडुलिपि थी। जरूरत के अनुसार अभिनेता उसमें संवाद बदल देते थे। ब्रजबिहारी, मेरे ख्याल में रंगमंच के सफलतम नाटक की पांडुलिपि हो ही नहीं सकती। शीतल, यह आपका ख्याल है, लेकिन सभी सहमत नहीं हो सकते। मैं उस नाटक को नाटक मानता हूँ जो देखने और पढ़ने दोनों में अच्छा लगे। मुसीबत यह है कि हमारे रंगमंच पर या तो धनाधीशों का आधिपत्य है या मजदूरों का। मोहन, मजदूरों का? शीतल, यह इप्टा क्या है, मजदूर ही तो अधिकांशतः इसके सदस्य हैं। उन्हीं की समस्याओं को सामने रखकर वे लोग नाटक खेलते हैं, जैसे दुनिया में और कोई समस्या ही नहीं रही। कलाकार का आर्ट सर्कल से संबंध है, न कि इप्टा से। मोहन, किंचित जोश से, यह आप कैसे कहते हैं? शीतल, शक पकाकर, आपका आर्ट सर्कल से कोई संबंध तो नहीं? मोहन, नहीं, लेकिन। शीतल, आर्ट एसोसिएशन से? मोहन, नहीं, मगर। शीतल, तो आप किस संस्था के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ निमंत्रित हैं? ऐसा शीतल मोहन से पूछता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना।